स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों स्टडी IQ के लक्ष्य सीरीज में आप सभी का स्वागत है। कोशिश हमारी यह है कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के पहले वो 100 बेस्ट टॉपिक्स के बारे में बताया जाए ताकि प्रीलिम्स क्रैक करने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि ये 100 टॉपिक्स ये काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं जो हम बताने जाएंगे। साथ ही साथ इनका इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है और अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो अगेन ये पार्ट 4 है और इस पार्ट में भी हम 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको ये भी बता दूं कि स्टडी IQ पर जो हमारा फाउंडेशन बैच है वो अवेलेबल है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली 2026 या 27 के लिए, तो ये फाउंडेशन बैच को अवेल कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन मिलती है। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, बुक्स आपके घर पर भेजा जाता है। और सबसे खास बात, अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स को भी क्रैक कर लेते हो तो पूरा का पूरा फीस आपको रिफंड कर दिया जाता है। और हर महीने यहाँ पर टेस्ट होता है जिसमें आप कैश रिवॉर्ड भी जीत सकते हैं। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहां पर हम पहला टॉपिक देखेंगे आज का इस वीडियो में, एंड दैट इज रिलेटेड टू नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग, अ पाथ टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ध्यान रखिएगा, हम यहां पर नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं। इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग से कंफ्यूज मत कर लेना, ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग हो जाता है। और यहां पर सरकार ने नेशनल मिशन चलाया था ऑन नेचुरल फार्मिंग। तो ये खबर में क्यों रहा? खबर में इसलिए रहा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइंस हैं इससे रिलेटेड वो यहां पर जारी की हैं। और ध्यान रखिएगा, इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर। मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, आपको पहले भी बताया था कि यहां पर जो आपका बजट है, जो आपका एलोकेशन किया जाता है पैसा, वो आपका डिवाइड होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, और इसका इंप्लीमेंटेशन ये किया जाएगा स्टेट के द्वारा। तो ये नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग है। तो इसको बताने से पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नेचुरल फार्मिंग का मतलब क्या होता है। देखो, सिंपल सी चीज है, it is a unique chemical free farming method that is considered to be एग्रोइकोलॉजी बेस्ड, मतलब सस्टेनेबल वे में आप केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हो। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखोगे ना तो इसी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यहां पर किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर इसके अलावा बताया जाता है कि इसमें 15 से 20 डाइवर्स क्रॉप का कल्टीवेशन होता है विथ लिविंग रूट, और पूरे साल भर में इसका कल्टीवेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर इसमें बताया जाता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें कम से कम किया जाता है। फर्दर इसमें ट्रेडिशनल जो सीड्स होते हैं उसको ज्यादा इंकरेज किया जाता है। यहां पर जो वेरियस ऑर्गेनिक रेसिड्यूज होते हैं सॉइल एनरिचमेंट के लिए, उसका यूज किया जाता है। तो कुछ इस तरह के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स नेचुरल फार्मिंग में देखने को मिलेंगे। और नेचुरल फार्मिंग के अगर आप पिलर्स देखोगे ना तो इसमें जैसे बीजामृत हो गया, जीवामृत हो गया, मल्चिंग हो गया, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग स्कीम है क्या? देखो, अगेन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मैंने आपको बता दिया, ताकि नेचुरल फार्मिंग को देश के अंदर मिशन मोड में प्रमोट किया जा सके। इसका मेन मकसद यही है टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड फॉर ऑल, हम सबके लिए सेफ और न्यूट्रिशियस फूड रहे। और साथ ही साथ अगर हम इसके सेलेंट फीचर्स की बात करें तो टोटल 2481 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसमें सेंटर और स्टेट दोनों की भागीदारी होती है। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट 1500 करोड़ रुपए देगा अपनी तरफ से, और जितने भी राज्य सरकार हैं वो टोटल मिलाकर 897 करोड़ देंगे। फिर इसके अलावा अगले 2 साल में बोला जा रहा है कि जो नेचुरल फार्मिंग है इट विल बी इंप्लीमेंटेड इन 15,000 क्लस्टर्स इन ग्राम पंचायत। तो करीब 15,000 क्लस्टर्स ग्राम पंचायत में वहां पर इसको अडॉप्ट करने की कोशिश की जाएगी। और बोला जा रहा है कि लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर एरिया इसको नेचुरल फार्मिंग में लाने की कोशिश की जाएगी। फिर इसमें यहां पर यह बोला गया है कि इसमें जो प्रेफरेंस है उन कुछ एरियाज को दिया जाएगा, जैसे कि यहां पर जो नेचुरल फार्मिंग के फार्मर्स ज्यादा अडॉप्ट करना चाहते हैं जिन एरियाज में, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी कि वहां पर इसको इंप्लीमेंट किया जाए। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर ये आपका सेटअप किया जा रहा है। अगेन ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ताकि यहां पर जो अवेलेबिलिटी है, जैसे आपको सीड वगैरह चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड किया जा सके। फर्दर बोला गया है कि 2000 नेचुरल
फार्मिंग डेमोन्स्ट्रेशन फार्म्स ये आपका एस्टैब्लिश किया जाएगा एक किसान विकास केंद्र, ताकि दिखाया जा सके कि देखिए इस प्रकार की नेचुरल फार्मिंग होती है। इसमें इजी एंड सिंपल सर्टिफिकेशन सिस्टम होगा फार्मिंग नेचुरल फार्मिंग के प्रोडक्ट्स के लिए, कि बताया जा सके कि ये जो प्रोडक्ट है ये नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से बना है। फर्दर यहाँ पर कॉमन ब्रांडिंग, मतलब एक प्रकार से ज़्यादा बेचने के लिए उसको, वो भी यहाँ पर सरकार स्टैब्लिश करने की कोशिश करेगी। फिर आप देख सकते हैं बोला गया है कि 18.75 लाख ट्रेंड विलिंग फार्मर्स विल प्रिपेयर इनपुट्स लाइक जीवामृत, बीजामृत। बेसिकली क्या है कि अगेन जो बीआरसी मैंने आपको बताया ना, दैट इज बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, इनके मदद से इनके थ्रू जो है प्रोक्योरमेंट की जाएगी अलग अलग सीड्स वगैरह हो गया, जीवामृत, बीजामृत की जो हम बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर 30,000 कृषि सखीज वो डिप्लॉय की जाएंगी ताकि इसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जा सके। फिर यहाँ पर एक और चीज बोला गया है, दैट इज रियल टाइम जियो टैग एंड रेफरेंस मॉनिटर, ताकि यहाँ पर किस तरह से ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसका जो पूरा इंप्लीमेंटेशन है स्कीम का वो आपका किया जा सकेगा। फिर यहां पर आप देख सकते हैं कुछ एरियाज जो कि प्रायोरिटी बेसिस पर इंप्लीमेंट किए जाएंगे उन एरियाज में, जैसे कि नमामि गंगे का जो रीजन है विद इन 5 किलोमीटर कॉरिडोर अलोंग द गंगा रिवर, जो पूरा गंगा रिवर बह रहा है आपका, तो उसके 5 किलोमीटर के कॉरिडोर में पूरा यहां पर जो है इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि वहां पर ज़्यादा चांसेस हैं कि नेचुरल फार्मिंग सक्सेस होगा। फिर यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स ऑन द बैंक्स ऑफ मेजर बॉडीज हैं, रिवर बॉडीज, जहाँ जहाँ पर नदियाँ हैं, तो वहाँ पर चांसेस एक तरह से ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस तरह से कुछ प्रायोरिटी एरियाज हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पर जब भी मैं कोई टॉपिक देता हूँ उसके बाद ज़्यादातर केस में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो नेचुरल फार्मिंग वाले केस में आपको 2 क्वेश्चन इधर देखने को मिलेंगे और दोनों का ही आप जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और इसका जो राइट आंसर है देखिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, और ध्यान रखिएगा मेरा जो टेलीग्राम चैनल का नाम है अंकित अग्रवाल ऑफिशियल, स्पेलिंग सही से डालिएगा ताकि आपको ये जो चैनल है वो मिल जाए। करीब 63-64,000 मेंबर्स हैं इसके अंदर, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जैसे ये वीडियो अपलोड होता है वहाँ पर मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ। आंसर्स का जो पीडीएफ है वो भी एक प्रकार से मैं पोस्ट कर देता हूँ। तो ये दोनों क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। खैर यहाँ पर अब हम आते हैं, दैट इज रिलेटेड टू अगेन एनवायरमेंट जो है, और ये है रिगार्डिंग COP16 UNCCD। UNCCD क्या है? दैट इज यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, अगेन यहां पर इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि दुनिया भर में जो लैंड है जो बेकार होती जा रही है, मतलब डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, उसको एक तरह से रोकना, कॉम्बैट करना। तो इसका जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, जो मीटिंग होती है, ये आप देख सकते हो ये 16th मीटिंग है, इसीलिए इसको COP16 बोला गया है। और ये कहां पर हुआ था? बेसिकली सऊदी अरब के रियाद में हुआ था, फ्रॉम 2nd to 13th ऑफ दिसंबर। तो यहां पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि इसके अंदर यहां पर लॉन्च किया गया है, दैट इज रियाद ग्लोबल ड्राउट रिजिलियंस पार्टनरशिप। तो ये बेसिकली जो कॉन्फ्रेंस है वो क्या करेगा? $12 बिलियन का सपोर्ट जुटाएगा ताकि जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं, जहां पर डेजर्टिफिकेशन के चांसेस ज्यादा हैं, मतलब हरा भरा मान लो जमीन है, वहां पर उपजाऊ जमीन है, चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और डेजर्टिफिकेशन होता जा रहा है, बंजर होती जा रही है जमीन, तो उस तरह के जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं उनको ये पैसा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ड्राउट, जो लैंड डिग्रेडेशन होता है, उसको रोका जा सके। तो इसके लिए $12 बिलियन का सपोर्ट जुटाया जाएगा। फिर दूसरा यहां पर आप देख सकते हो विजन फॉर अडॉप्टेड क्रॉप्स एंड सॉइल, मतलब कि अगेन इसमें कमिटमेंट बोला गया है ऑफ $70 मिलियन वाज मेड इन एडवांस, ताकि यहां पर जो टॉप सॉइल का लॉस होता है उसको रोका जा सके। मतलब जमीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल अगर आप देखोगे, जो उपजाऊ, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए, वो ऊपर वाला जो टॉप सॉइल होता है उसका लॉस ना हो, तो उसके लिए भी इसको जो विजन है वो आपका जारी किया गया। फिर यहां पर B4L इनिशिएटिव, दैट इज बिजनेस फॉर लैंड, इसमें क्या है कि जो इंडस्ट्रीज हैं उनको एनकरेज किया जाएगा ताकि जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, ताकि हमारा जो लैंड है वो डिग्रेड ना हो और उसको फर्दर रिस्टोर किया जाए। मतलब जो लैंड खराब होता जा रहा है उसको रिस्टोरेशन की बात कही गई है। तो ये इनिशिएटिव है बिजनेस फॉर लैंड। तो बेसिकली आपको क्या है ना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखनी है। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि रिसेंटली न्यूज में था, ये किस चीज से रिलेटेड होगा, तो ये अगर आपके ध्यान में होगा तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। फिर ये वाले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में यहाँ पर जो इंडिजिनियस पीपल हैं और जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो आपस में साथ में मिलकर कैसे डिजर्टिफिकेशन को कॉम्बैट कर सकते हैं, तो उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए, तो उसकी इसके अंदर बात कही गई है। और फिर यहाँ पर एक मैप लॉन्च किया गया है, स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंस मैप, और ये किसके द्वारा किया गया है? ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और UNCCD के द्वारा ये एक टूल है, डिजाइन किया गया है ताकि जो बिजनेसेस हैं
वो अपने रिस्क को इवैल्यूएट कर सकें, अपॉर्चुनिटीज़ को इवैल्यूएट कर सकें, देख सकें कहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ पर बेसिकली जो लैंड डिग्रेडेशन की समस्या है ना, वो कहाँ-कहाँ पर है, कहाँ पर कम है। तो वो एक प्रकार का जो मैप है वो जारी किया गया है। फिर लास्ट में यहाँ पर देखिए डिज़र्टिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है? अगर हम यूएनसीसीडी के हिसाब से देखें, डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है लैंड डिग्रेडेशन इन एरिड, सेमी एरिड एंड ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज। तो इन एरियाज में जब लैंड डिग्रेडेशन होता है उसको हम डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। तो लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या है? लैंड डिग्रेडेशन का मतलब डिटोरिएशन और लॉस ऑफ द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड। मतलब जो लैंड है उसकी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी, और स्पेशली जो मैंने आपको बताया ना, जो टॉप सॉइल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो अगर लूज होना चालू कर दें तो उसी को हम लैंड डिग्रेडेशन कहेंगे एक प्रकार से। फिर नेक्स्ट वाले टॉपिक पर आते हैं, थर्ड टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज 40 इयर्स ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी। ये देखिए काफ़ी एक दो बार न्यूज़ में था। सबसे पहले खबर आई थी दिसंबर के महीने में 2023 में, नवंबर दिसंबर में, कि यहाँ पर 40 साल के बाद भी जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, हंड्रेड्स ऑफ टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट वहीं पर पड़े हुए थे। जो फैक्ट्री थी ना यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जहाँ पर ये पूरी ट्रेजेडी हुई थी भोपाल में, तो जो ये ट्रेजेडी के बाद पूरा का पूरा जो वेस्ट है, टॉक्सिक वेस्ट, वो 40 साल के बाद वहीं पड़ा हुआ था, तो उसको हटाने की काफ़ी ज़रूरत थी। फिर फाइनली यहाँ पर खबर आती है जनवरी के महीने में, आप देख सकते हो, टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट रिमूव्ड डिकेड्स आफ्टर गैस लीक। तो जनवरी में क्या हुआ है, फाइनली सरकार ने कदम लिया है और लगभग 337 टन्स ऑफ टॉक्सिक वेस्ट ये आपका यूनियन कार्बाइड प्लांट से शिफ्ट करके ये पीतामपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ले जाया गया है। अच्छा, ध्यान में रखिएगा, बेसिकली मध्य प्रदेश की ही हम बात कर रहे हैं, भोपाल भी मध्य प्रदेश में है, और ये जो पीतामपुर इंडस्ट्रियल एरिया है ये आपका धार डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये भी मध्य प्रदेश में ही है। तो फाइनली यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने ये जो पूरा टॉक्सिक वेस्ट है उसको 230 किलोमीटर भोपाल से दूर ले गए, और फाइनली वहाँ पर क्या होगा, बिटवीन 3 to 9 मंथ्स इसको ट्रीट किया जाएगा, और जो वेस्ट है वो आपका एक प्रकार से डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यहाँ पर कई एक्सपर्ट्स, एनवायरमेंटल जो एक्टिविस्ट हैं, उनका काफ़ी कंसर्न है कि इसकी वजह से जहाँ पर इसको ले जाया गया है वहाँ पर लोगों के हेल्थ के साथ खतरा हो सकता है। लेकिन सरकार ने भरोसा दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको बहुत सही तरीके से, जिस तरह से जो डिस्पोजल करना है वेस्ट का, वो हम यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, भोपाल गैस ट्रेजेडी की अगर हम बात करें तो देखो 40 साल हुआ था, मैंने आपको बताया दिसंबर में, तो 3 दिसंबर 1984 को ये पूरा मतलब भयानक एक्सीडेंट था। शायद ही कोई इमेजिन कर सकता है कि इस तरह से आप आसपास रह रहे हो और आपके पास में जो फैक्ट्री है वहाँ से गैस लीक कर जाए, परिवारजन की मृत्यु हो जाए। तो ऐसा केस हुआ था, और आप देख सकते हैं इसमें 45 टन्स ऑफ टॉक्सिक मिथाइल आइसोसिनेट ये वाला गैस था, वो लीक हो गया था। बहुत ही खतरनाक होता है, स्पेशली जब एयर के साथ ये मिल जाए तो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है ये। और ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड फैक्ट्री में हुआ था। ये भारत का मेजर केमिकल डिजास्टर आप कह सकते हैं। और देखिए, ये डिजास्टर की बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो टॉक्सिक वेस्ट है वो वहीं पर छोड़ दिया गया लंबे समय के लिए। एंड यहाँ पर कई सारे स्टडीज कंडक्ट किए गए इतने वर्षों में, उन सभी में ये बताने की कोशिश की गई कि देखिए इस पर्टिकुलर वेस्ट की वजह से आसपास का जो ग्राउंड वाटर है पूरा, वो आपका पोल्यूट होता जा रहा है। जो हैवी मेटल्स हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, वो आपका पर्कुलेट कर रहे हैं ग्राउंड वाटर में, जिसकी वजह से लोगों को और खतरा बढ़ता जा रहा है। अच्छा, जब मैंने ये बात की ना ये गैस के बारे में, मिथाइल आइसोसिनेट, ये कलरलेस फ्लेमेबल लिक्विड होता है दैट रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस मिथाइलमाइन। तो MIC ये आपका प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है अलॉन्ग विथ हीट। तो इट इज़ अ टॉक्सिक, जब हम इनहेल कर देते हैं या फिर हमारे स्किन, आइज के साथ कॉन्टैक्ट में आता है, इट इज़ हाईली फ्लेमेबल एंड कैन बी एक्सप्लोसिव व्हेन मिक्स्ड विथ एयर। मैंने आपको बताया था ना कि ये एयर के साथ मिक्स होता है तो ये बहुत डेंजरस हो जाता है। तो इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा चिंता थी इसको लेकर। लेकिन फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हो एक और क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू मिथाइल आइसोसिनेट। 2 स्टेटमेंट दिए गए, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट हम अपने फोर्थ टॉपिक पर आते हैं दैट इज रिलेटेड टू सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स। अब ऑब्वियसली बात है ये आपका रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड है। तो यहां पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, देखो, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने डेडलाइन जारी किया है फॉर ऑल सोलर कंपनीज विशिंग टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम। आपको पता है सरकार कुछ स्कीम्स वगैरह लाती रहती है गवर्नमेंट से रिलेटेड सोलर एनर्जी को लेकर, कि यहाँ पर आपको कहीं पर इंस्टॉल करना है, सोलर पैनल्स वगैरह लगाने हैं, ठीक है। फिर घरों पर, हर घर बिजली, आपको पता है यहाँ
पर सोलर एनर्जी को लेकर चर्चा चल रही है कि 1 करोड़ घरों में जो रूफ टॉप सोलर प्लांट होता है वो सेटअप करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर जो भी कंपनीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, मतलब जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं सोलर कंपनीज, तो उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स होता है ना, जो पैनल में लगता है, वो आपका इंडिया मेड ही होना चाहिए, वो आप बाहर से इंपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब हम इनकी बात कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो सोलर पैनल्स हैं, इसके अंदर जो सेल्स लगे हुए हैं इसको फोटोवोल्टिक सेल्स कहा जाता है, तो ये मेड इन इंडिया होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम की पॉइंट्स की बात करें तो बेसिकली डेडलाइन जारी किया गया है फॉर अडॉप्शन बाय जून 2026। उनको ये करना होगा, वो ये नहीं कह सकते कि हम चाइना से या फिर अमेरिका से ये फोटोवोल्टिक सेल्स मंगा रहे हैं और इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। अगर आप मतलब ऐसा नहीं है कि वो मंगा नहीं सकते, मंगा सकते हैं, लेकिन भारत सरकार का जो प्रोजेक्ट है, जो प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, उसमें वो फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। करेंटली अगर आप देखोगे तो भारत की जो सोलर कंपनीज हैं वो आपका सोलर सेल पर डिपेंड करती हैं, क्योंकि वो इंपोर्ट होता है फ्रॉम चाइना एंड ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया से। तो सरकार एक प्रकार से जो डिपेंडेंसी है वो कम करना चाह रही है। अब इसके लिए सरकार ने यहां पर एक लिस्ट जारी किया है, दैट इज ALMM लिस्ट 2। तो ये लिस्ट में क्या होगा कि यहां पर जो अप्रूव्ड कंपनीज हैं जो ये जो फोटोवोल्टिक सेल्स बनाती है ना, PVC, तो वो लिस्ट जारी किया गया है जिसके माध्यम से ये सोलर कंपनीज जो सेटअप करना चाहती हैं सोलर पैनल्स को, वो वहां से प्रोक्योर कर सकती हैं। तो ये सरकार कर रही है। फिर अगर हम फोटोवोल्टिक सेल्स की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, दे आर ऑल्सो नोन एज सोलर सेल्स, जिससे क्या होता है ना, जो सनलाइट है इसको इलेक्ट्रिसिटी में एक प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। और इसके की कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके अंदर सेमीकंडक्टर लेयर होता है, जो प्राइमरी मटेरियल होता है ना, ज्यादातर सिलिकॉन होता है, वो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है और एब्जॉर्ब करता है और उसको इलेक्ट्रिकल चार्ज में जनरेट करता है। फिर इसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं ताकि जो इलेक्ट्रिकल चार्ज है उसको जो जनरेट हो रहा है उसको कलेक्ट किया जा सके। फिर इसमें एक प्रोटेक्शन भी होता है, ग्लास का प्रोटेक्शन होता है, ताकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंट भी रहे, सनलाइट इजीली आ भी सके और उसको एनवायरनमेंट से बचाया भी जा सके। तो दैट इज फोटोवोल्टिक सेल्स जो है। और ये भी आप देखोगे तो 2-3 प्रकार के होते हैं यहाँ पर। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स हो गया, जो कि सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर से बना होता है एंड इट इज नोन फॉर हाई एफिशिएंसी। फिर इसी हिसाब से पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स हो गया, थिन फिल्म सोलर सेल्स हो गया। तो ये कुछ प्रकार के होते हैं और इसी की वजह से यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है रिगार्डिंग, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, सोलर सेल से ही रिलेटेड है और बताइएगा क्या आंसर है। और इसका अगेन टेलीग्राम पर इसका जो PDF है आपको आंसर्स का वो मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम आते हैं आज के आखिरी टॉपिक में, टॉपिक 5, एंड दिस इज एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पर बैंकिंग लॉज में चेंजेस किए गए थे। बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2025, तो इसको लोकसभा के द्वारा पास किया गया है। तो ये क्या है? इट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी। तो बैंकिंग लॉज जो अमेंडमेंट बिल आया है, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपको चीज ध्यान में रखनी है कि पहले के जो कानून थे उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं। कौन कौन से कानून में? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955 और बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 एंड 1980। तो ये जितने भी लॉज है ना, वो आपका इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू चेंजेस किए जा रहे हैं। अब ये जो आया है बिल, उससे क्या क्या बदलाव होगा, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ फोर्टनाइट फॉर कैश रिजर्व, देखो आपको पता होगा ना CRR के बारे में, कैश रिजर्व रेशियो। जैसे मान लो अगर 100 रुपए बैंक के पास आता है, 100 रुपीज अगर बैंक के पास आ रहा है, तो क्या पूरा का पूरा 100 रुपीज बैंक लेंड कर सकता है, उधार दे सकता है? नहीं दे सकता। यहां पर कुछ नियम है, RBI ने नियम लगा रखे हैं कि उसमें से कुछ पैसा आपको पहले रिजर्व करना होगा सेफ्टी के लिए, और बाकी का पैसा आप चाहो तो फिर लोन पर दे सकते हो। जैसे कि आपने स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में सुना होगा। इसमें क्या होता है कि एक सिग्निफिकेंट पैसा बैंक को या तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में निवेश करने होते हैं या तो गोल्ड के फॉर्म में रखना होता है, लेकिन कैश के फॉर्म में जो पैसा रखना होता है बैंक को RBI के पास, उसको हम कहते हैं CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कैश रिजर्व रेशियो 5% है, तो उस केस में 100 रुपए में से 5 रुपए बैंक को यहां पर कैश के फॉर्म में रखना होगा। तो इसी को कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। लेकिन अब क्या है ना कि ये कैश रिजर्व रेशियो मतलब बैंक के पास जो पैसा था उसमें से कितना पैसा वो कैश के फॉर्म में रख रहा है, तो वो आपका फोर्टनाइटली कैलकुलेट किया जाता है, मतलब 14 डेज के तौर पर कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन इसमें कई बार इश्यूज आ जाते थे, क्योंकि अभी तक जो फोर्टनाइट डिफाइन किया जाता था, इट इज फ्रॉम सैटरडे टू सेकेंड सैटरडे,
ठीक है, टोटल 14 डेज मिलाकर। तो क्या होता है, कई बार मान लो महीने में 31 डेज हैं या फिर 30 डेज हैं, तो 14 मिलाकर 80 डेज होंगे। तो यहाँ पर बहुत इश्यूज आते थे, तो इसको सरल करने के लिए इन्होंने ये कह दिया कि आपको कैश रिजर्व जो रखना है वो एक्चुअली कैलकुलेट किया जाएगा फ्रॉम 1st to 15th वाला, फिर 16 से लेकर लास्ट डे के बीच में जो आपके पास कैश था उसके बीच में आपने कितना रिजर्व में रखा, उसके हिसाब से आरबीआई जो है वो कैलकुलेट करेगी। तो महीने में 2 बार ही आएगा, ठीक है, 1st to 15th पहला 15 दिन, और 16 से लेकर जो भी लास्ट डेट है, मतलब मान लो फरवरी है उसका लास्ट डेट 28 है या फिर 29 है, या फिर जनवरी का महीना है तो उसमें 31 है। तो ये लास्ट डेट को सरल करने के लिए बेसिकली किया गया। एक तो ये चेंज हुआ। फिर दूसरा, यहाँ पर कोऑपरेटिव बैंकों के अंदर जो टेन्योर है डायरेक्टर्स का, ये आप देख सकते हो, इसको बढ़ाकर 8 से 10 ईयर्स यहाँ पर कर दिया गया है। फिर इसके अलावा यहाँ पर यह भी बोला गया है कि जो कॉमन डायरेक्टर्स हैं इन कोऑपरेटिव बैंक्स, उसको अब नहीं अलाउ किया जाएगा। क्या होता था कि एक कोऑपरेटिव बैंक के जो डायरेक्टर हैं फिर दूसरे बैंक के भी डायरेक्टर बन जाते थे, बोर्ड में चले जाते थे, तो वो ये चीज नहीं होगा। यहां पर एक जो डायरेक्टर है एक बैंक का, वो अलग अलग बैंकों में बोर्ड का मेंबर नहीं हो सकता। फिर यहां पर एक नॉमिनेशन को लेकर, देखो मैं वैसे तो मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था स्टडी आई के ऊपर, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो जैसे नॉमिनेशन हो गया, नॉमिनेशन क्या, जैसे मान लो आप अकाउंट खुलवाते हो, उसमें आपका 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है, दुर्भाग्यवश अगर उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उस अकाउंट होल्डर की, तो उस केस में जो नॉमिनी है उसको पैसा मिलता है। तो अभी तक क्या था कि आप सिर्फ एक नॉमिनी को ही अपॉइंट कर पाते थे, सिर्फ 1 नॉमिनी को, लेकिन अब यहां पर जो बदलाव किया गया उसमें आप 4 नॉमिनी तक अपॉइंट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, 4 नॉमिनी तक। अब इसमें क्या है कि इसमें भी 2 चीजें हैं। 4 नॉमिनी में क्या है कि या तो आप साइमल्टेनियसली, मतलब मान लो 4 नॉमिनी है, उनको 25% पैसा उसका मिल जाएगा नॉमिनी होल्डर्स को, क्योंकि 4 लोग हैं उसमें डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप इसको सक्सेसिवली भी आप जो है नाम लिख सकते हो नॉमिनीज का, चारों का, मतलब पहला जो नॉमिनी है उसको पैसा मिलेगा, फिर जो दूसरा नॉमिनी अगर वो नहीं है तो फिर दूसरा नॉमिनी को मिलेगा, दूसरा नॉमिनी नहीं है तो थर्ड को मिल जाएगा। तो इस तरह से 4 नॉमिनीज जो हैं वो अब आप यहां पर लिख पाएंगे, तो इससे आपको और ज्यादा सिक्योरिटी मिल जाएगी एक प्रकार से। सेम यही चीज आपका लॉकर्स वगैरह के लिए भी यही है कि लॉकर्स में जो भी कुछ पड़ा है वो आप सक्सेसिव नॉमिनेशन जो है वो कर सकते हैं उस हिसाब से। अच्छा, इसमें सिर्फ सक्सेसिव नॉमिनेशन है, इसमें आप ये नहीं है कि इसको डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें पहला दूसरा जो फर्स्ट प्रेफरेंस है उसको मिलेगा, वो नहीं है, फिर सेकंड वाले प्रेफरेंस को मिलेगा। इस तरह से बदलाव किया गया है। फिर नेक्स्ट यहां पर जो बदलाव हुआ है बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल में, वो है आपका सेटलमेंट ऑफ अनक्लेम्ड अमाउंट्स। कई बार ये देखा गया है कि अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से, उसको कोई क्लेम ही नहीं किया और बहुत सारा पैसा हो गया इसको लेकर। तो इसको लेकर एक प्रॉपर रूल बना दिया गया है कि यहां पर एक फंड है, दैट इज इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। 7 साल तक अगर बैंक में पैसा पड़ा रहा आपके अकाउंट में और उसको किसी ने क्लेम नहीं किया, तो उस केस में वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा IEPF के अंदर, ठीक है। और ये IEPF क्या है, ये बेसिकली कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो है वो प्रोवाइड किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो इसको बना सकती है इस तरह के फंड को। और ये बेसिकली जो फंड है आप देख सकते हो, जो अनक्लेम्ड डिविडेंड्स हो गया, मैच्योर डिपॉजिट्स हो गए, मैच्योर डिबेंचर्स हो गए, ठीक है, इन सब से जो पैसा है वो आपका सारा इस फंड के अंदर रखा जाता है। अच्छा, इस फंड को मैनेज कौन करता है? ये मैनेज करता है एक अथॉरिटी जिसका नाम है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, IEPFA, ठीक है, ताकि ये फंड में जो भी पैसा वगैरह है उसको कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें। इसके अंदर चेयरपर्सन होते हैं और भी मेंबर्स होते हैं, बट 7 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते। इसमें एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी होते हैं, साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है उन सभी मेंबर्स को, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगेन इससे रिलेटेड यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आप जो आंसर है कमेंट में कर सकते हैं और इसका जो PDF है आंसर का वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगेन मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वाले टॉपिक में, और कोई डाउट्स वगैरह हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम का ये पूरा जो लिंक है वो दिया हुआ है। एंड UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, प्रतिज्ञा बैच, फाउंडेशन बैच बेसिकली हमारा, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, यू हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।